हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ द टूल और अ टेक्निक विच इज़ यूज टू रिलेट बिटवीन द टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज़ द क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रिलेट करता है हमारा टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ द क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, तो वो हम दो चीज़ में डिवाइड कर देते हैं, उसे क्लासीफाई कर देते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट को हम और लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटल कॉस्ट प्लस जो हमने उसमें प्रॉफिट कमाया, and Q is the number of unit which we produced in the industry। तो सबसे पहले हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो पहला दैट इज द प्राइम कॉस्ट, या इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये कॉस्ट होती है जिसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड होता है, या कह सकते हैं हमारा डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है, जो हम पे करते हैं लेबर को, उसकी सैलरी वगैरह, या कह सकते हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये ऑल आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल दैट इज द रॉ मटेरियल विच वी आर यूजिंग, दैट इज जैसे कि हमारा स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और समथिंग एल्स। ठीक है, हमारा लेबर में हमारी सैलरी वगैरह आ जाती है, लेबर की जो हम पे करते हैं उसे। और एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस में जो हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, या कह सकते हैं जिग्स और समथिंग एल्स। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। या कह सकते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या और क्या कह सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect expenses। जैसे कि indirect material में हम जैसे कि कॉटन वगैरह हम यूज़ करते हैं, या कटिंग फ्लूइड कोई भी हम यूज़ करते हैं, कटिंग फ्लूइड, कॉटन या ग्रीस या अदर कोई भी आइटम जो भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है, वो सारा का सारा इनडायरेक्ट मटेरियल में आता है। तो इसकी जो भी कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगी। सेकंड, लेबर, जैसे कि हमारे वॉचमैन वगैरह होते हैं या सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, या मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं। थर्ड, एक्सपेंसेस, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे जिस ज़मीन पे हम जो प्लांट चला रहे हैं, दैट इज़ द रेंट ऑफ लैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, टेलीफोन बिल्स, जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एसी वगैरह या गीज़र वगैरह, कुछ भी जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कंपनी में, वो हमारा सारा का सारा एक्सपेंसिव में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। थर्ड है फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या होता है? हमारा जो फर्स्ट वाला था कॉस्ट, वो दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। फोर्थ पॉइंट है दैट इज
टोटल कॉस्ट। ये होती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस जो भी हम मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट को हमें डिलीवर करना है कस्टमर के पास। फिफ्थ पॉइंट दैट इज सेलिंग कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है हमारा टोटल कॉस्ट प्लस जो हम उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो उससे पहले हम ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करेंगे। जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट हमारी फिक्स्ड होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रोज़ाना, उस पर डिपेंड नहीं करती। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है, वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा कॉस्ट और क्वांटिटी के लिए जो ग्राफ बनेगा दैट इज, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर सकेगी। अगर हम 10 करेंगे तो तब भी हमारी जो कॉस्ट होगी वो सेम रहेगी, और अगर हम 100 भी करते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस तब भी हमारी जो कॉस्ट रहेगी वो सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, जो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली क्वांटिटी के, कि अगर हम 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट है वो कम लगेगी, लेकिन अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे, और इन दोनों को इंक्लूड करके हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं जो कि पैरेलल होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज टोटल कॉस्ट लाइन। अब ये लाइन कैसे बनी है, जैसे कि हमारी टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम क्वांटिटी 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये हो जाएगी 0, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। तो मतलब इनिशियली हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, फिर उसके बाद हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, बस हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो उसके हिसाब से हम वेरिएबल कॉस्ट को हम चेंज करते रहते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेलिंग कॉस्ट के लिए। तो जो हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के, दिस इज टोटल सेल। अब इसमें कुछ ना कुछ हमारे नोटेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने ब्रेक इवन एनालिसिस को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर हम सपोज लेते हैं कि जो हमारी नोटेशंस हैं उसमें फर्स्ट एफ डिनोट होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक, जो रुपीज़ में होती है। स्मॉल एक्स दैट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्मॉल वी ये होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है पर यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होगी, रुपीज़ पर यूनिट। कैपिटल वी जिसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होगी रुपीज़। स्मॉल एस जो होती है हमारी सेल्स पर यूनिट। कैपिटल एस जो होती है हमारी टोटल सेल्स, जिसकी यूनिट है रुपीज़ में निकलेगी। तो अब अगर हम ब्रेक इवन चार्ट को अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारी टोटल कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूड होंगी। तो पहले तो हम एक फिक्स्ड कॉस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी थी क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्स, यहाँ पे हमारा है कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट, ये हमारा था वेरिएबल कॉस्ट जिसके पैरेलली हमारी टोटल कॉस्ट है, और ये लाइन है हमारी, दिस इज टोटल सेल लाइन। अब इनमें पॉइंट्स कुछ दे देते हैं इन्हें, जैसे कि ए बी सी डी ओ एन एम। एज वी सीन इन द चार्ट अप टू दिस पॉइंट जो हमारी टोटल सेल लाइन है वो हमारी कम है टोटल कॉस्ट लाइन से। मतलब जो टोटल सेल्स कॉस्ट है हमारी वो कम है
एज कम्पेयर टू हमारी जो टोटल कॉस्ट हमारी लगभग लॉस होगा अप टू दिस पॉइंट तक, ठीक है। और लॉस कितना होगा, इतना। आफ्टर दिस पॉइंट जो हमारी टोटल सेल की जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट लाइन से हमारी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हमारी जो टोटल सेल्स होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट वी गेट ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो अगर हम इसके लिए वैल्यू निकालें तो सेल्स वो किसके इक्वल होती है, दैट इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विच इज डिनोटेड बाय पी। टोटल सेल्स किसके इक्वल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के, इसे कैपिटल एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पी। हमें पता है जो हमारी टोटल सेल्स होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज स्मॉल एस इंटू एक्स। हमें एक यूनिट को बेचने में हमें इतना पैसा मिल रहा है स्मॉल एस, तो हमें एक्स यूनिट को बेचने में हमें एस टोटल कॉस्ट मिलेगा, तो इसे हम डायरेक्टली एस एक्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह v को हम लिख सकते हैं स्मॉल v x। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है स्मॉल v, तो x यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी स्मॉल v x प्लस p। तो और क्या लिख सकते हैं इसे, s माइनस v कॉमन आ गया, दैट इज f प्लस p। और x को क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज f प्लस p अपॉन स्मॉल s माइनस स्मॉल p। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो अगर हमें इस पॉइंट का पता लग जाए, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट का अगर हमें पता लग जाए, तो हम यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी ताकि उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलने लग जाए। क्योंकि अगर हम इससे ब्रेक इवन क्वांटिटी से अगर हम कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें नुकसान होगा, लेकिन अगर हम इस क्वांटिटी से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वांटिटी, तो हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे, हमें पता है इस पॉइंट पे हमें ना ही लॉस हो रहा है और ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये पॉइंट होता है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये P है ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। हमें जो अब वैल्यू मिलेगी दैट इज़ x एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसे कहते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। वो किसके इक्वल होगी, दैट इज f अपॉन स्मॉल s माइनस b। अगर हमें टोटल सेल निकालनी है इस ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो टोटल सेल होती है वो किसके इक्वल होती है, s x के। लेकिन अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे निकालनी है तो और क्या लिख सकते हैं इसे, x b e p। तो हम टोटल सेल को कैसे निकाल सकते हैं, f अपॉन s माइनस b स्मॉल s। तो हमारा यहाँ से टोटल सेल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ फ्यू टर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।